जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 में है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे, जैसे फसल किसे कहते हैं और फसलों के प्रकार, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था और उनके उदाहरणों को भी देखा था। हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने जाना था और पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटते हैं उसे हमने जाना था। और आधारित फसल पद्धति, मिट्टी को तैयार करना, उसकी जुताई करना हमने पढ़ा था। तो जुताई के लिए जो आवश्यक औजार हैं, जुताई के क्या फायदे होते हैं और पाटल क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। और कुछ औजारों के बारे में हमने देखा था, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो कृषि प्रक्रिया में अगला चरण है बुआई, उसे हम देखेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण चरण है? क्योंकि इसी में से ही निर्भर करता है कि आपका फसल कैसा होगा। तो बुआई का क्या अर्थ है कि बीजों को तैयार करना और उसको खेतों में बो देना। तो बीज जितने अच्छे होंगे, उसकी बुआई जिस तरह से होगी, उसी तरह से फसल भी तैयार होंगे। तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। जो अच्छे क्वालिटी के बीज हैं उसको ही चुना जाता है। और बीजों को मिट्टी में बोने की जो विधि है, जो मेथड है, उसको बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। तो अच्छे बीजों को चुनना, उसको औषधियों से उसको ठीक करना, उसके बाद उसको मिट्टी में बो देना ही बुआई है। तो अच्छी किस्म के बीज कैसे होते हैं? अच्छी किस्म के बीज साफ, स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, जिससे एक स्वस्थ पौधा तैयार होता है। तो कैसे करें सही बीजों का चयन? तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, किस तरह से सही बीजों का चयन करें जिससे हमारा फसल अच्छा हो। तो उसके लिए एक क्रियाकलाप है। तो इसमें क्या करेंगे, एक गिलास में आधा पानी लेंगे, जिसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर हिलाएंगे। तो जब इसको हिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी ग्लास की पेंदी मतलब निचले भाग में बैठ गए हैं। तो आप इससे क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ बीज क्यों तैरने लगे और बाकी बीज क्यों बैठ गए? तो जो बीज हल्के होते हैं वे पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और जो बीज भारी होते हैं वो पानी के नीचे ग्लास की पेंदी में बैठ जाते हैं। तो जो हल्के होते हैं वो बीज ऊपर तैरने लगते हैं और जो भारी होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो कुछ बीज हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि खोखले बीज जो होते हैं, जिसका अंदर वाला भाग खोखला हो, तो वो क्या होता है, हल्का होता है। और जो भारी बीज होते हैं वे ठोस होते हैं। और आपको ये पता है कि जो भारी चीज होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का चीज होता है वो पानी में तैरता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो जो ऊपर हल्के बीज तैर रहे हैं वे अच्छे किस्म के बीज नहीं हैं और जो नीचे बैठ गए बीज हैं वही अच्छे बीज हैं। और अब क्या करेंगे, जो ऊपर के बीज हैं, तैरने वाले बीज हैं, उससे पौधा नहीं निकलेगा। यदि हम उसको बोएंगे भी तो वो क्या होगा, पौधा उससे नहीं निकलेगा। और निकलता भी है तो पौधा बहुत कमजोर होगा, क्योंकि वो अच्छे गुणवत्ता वाला बीज नहीं है। लेकिन ग्लास के नीचे भाग में जो बीज बैठ गए हैं उससे अच्छे पौधे निकलेंगे और बाद में इन्हीं पौधों से अच्छी फसल तैयार होगी। तो ये चीज आप, यदि आपके पास बगीचा है आपका जिसमें थोड़ी जगह हो, तो आप उसमें भी यदि आप बीज लगाते हैं कोई,
तो उसको भी इस तरह से परीक्षण कर सकते हैं। बीज को पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि जो बीज ऊपर तैरने लगता है वो अच्छा बीज नहीं है, उसको निकाल के फेंक देना है, और जो बीज नीचे तली में बैठ जाता है वही अच्छा बीज है और उसी से अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस तरह से आप भी अपने बगीचे के लिए बीजों का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, खराब बीज पानी के ऊपर तैर रहा है। ये ग्लास है, ग्लास में आधा पानी भरा है। जो खराब बीज है ऊपर तैर रहा है, जो अच्छा बीज है वो नीचे बैठ गया है। तो अगली बार आप भी अपने बगीचे में कुछ लगाएं तो इस तरह से देख सकते हैं। तो जो बुआई के परंपरागत एवं आधुनिक औजार, तो कुछ जो औजार हैं वो परंपरागत है, जो प्राचीन काल से उसका उपयोग हो रहा है, और कुछ औजार हैं जो नए हैं और आधुनिक हैं, जिसका नया आविष्कार किया गया है। तो परंपरागत औजार क्या हैं? तो सर्वप्रथम बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत औजार के बारे में हम जानते हैं। तो कैसे जानेंगे? तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं। तो ये इस तरह का कीप होता है ना, तो इसके आकार के होते हैं, जिसमें हम तेल डालने के लिए भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो ये कीप के आकार के होते हैं जो परंपरागत होते हैं। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर तो क्या होता है, ये 2 या 3 नुकीले के सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए जैसा दिख रहा है ना, देखिए यहाँ कीप है, ठीक है, लंबा सा यहाँ पाइप है, यहाँ पर बीज को डाला जा रहा है और यहाँ पाइप से ये जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ऊपर कीप में जो उसमें बीज डाला जाता है तो वो नीचे गिरता जाता है और मिट्टी के नीचे दबता जाता है। तो ये परंपरागत सीड ड्रिल है, इसमें हल का मदद लिया जा रहा है जो आपने आगे देखा है। अब कुछ आधुनिक औजार सीड ड्रिल हैं। तो ये परंपरागत सीड ड्रिल थे जिसमें हल की सहायता से, कीप की सहायता से बीजों को बोया जाता है। तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। तो जब परंपरागत सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कहीं बहुत ज्यादा बीज गिर जाते हैं, कहीं पर कम बीज गिरते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर में ये आधुनिक सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है तो इससे जो बीज गिरते हैं समान दूरी पर और समान गहराई पर गिरते हैं। इससे बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, मेहनत भी कम लगता है और कम समय में भी ये हो जाता है। अब देखते हैं सावधानी। तो बुआई में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो बुआई के बाद बीज को मिट्टी से ढक देना चाहिए और यदि नहीं ढकेंगे तो क्या होगा, तो वो ऊपर रह जाएगा। तो क्या करेंगे, जो कबूतर हैं, बाकी जो चिड़िया हैं, वो क्या करेंगे, पंछी उस बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको चुग लेंगे, खा लेंगे, तो उससे पौधा तैयार नहीं होगा। इसलिए जैसे ही बीज को डाला जाए उसके ऊपर एक मिट्टी का परत डाल देंगे। दूसरा है, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होनी चाहिए। मतलब एक बीज और दूसरे बीज के बीच दूरी होनी चाहिए, जिससे पौधे बहुत ज्यादा घने नहीं होंगे, समान दूरी पर होंगे और थोड़ी दूरी पर होंगे तो वो अच्छे से बढ़ पाएंगे। और इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व तथा जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा यदि वे अच्छी दूरी पर हों। और अधिक घने होने पर क्या होगा, उनको सूर्य का प्रकाश सही से नहीं मिल पाएगा और पौधों को निकालकर हटा देना चाहिए। यदि ऐसा हो कि बहुत घना हो, सामने सामने पौधे हो गए हैं, तो उनको थोड़ा निकालकर हटा देना चाहिए ताकि जो पौधा रहे वो अच्छे से बढ़ सके। क्या होता है छिटका बुआई, और एक होता है छिटका बुआई। तो इसके अलावे बीजों की बुआई कहीं कहीं हाथ से भी की जाती है। तो हाथों से छिड़क कर किया जाता है, इस तरह से हाथों के मुट्ठी में पकड़कर उसको छींट दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को
बिखेर दिया जाता है। तो जोताई के बाद क्या होता है, मिट्टी के ऊपर पानी दे दिया जाता है, तो क्या होता है, मिट्टी थोड़ा गीला रहता है और हल्का रहता है, तो उसके ऊपर हाथों से भी छिड़क दिया जाता है, और इस विधि को छिटका बुआई कहते हैं। तो परंपरागत सीड ड्रिल से हमने जाना कि, और उसके बाद आधुनिक सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर से होता है और परंपरागत हल से होता है, और कुछ इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसमें क्या किया जाता है, हाथों से छिटाई किया जाता है, छीट दिया जाता है। अब है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो पौधों की खेत की जुताई हो गई, बीज बो दिए गए, उसको ढक दिया गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रियाकलाप में देखते हैं कि खाद एवं उर्वरक को देना क्यों आवश्यक है। तो 2 गमले लेंगे, पहले गमले में केवल मिट्टी डालेंगे, उसमें सिर्फ मिट्टी लेंगे, और दूसरे गमले में मिट्टी के साथ सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्ती डालेंगे, और दोनों गमलों में एक एक पौधा लगाएंगे। तो पहले गमले में सिर्फ मिट्टी डालेंगे और दूसरे गमले में गोबर, सड़ी हुई पत्ती मतलब खाद डालेंगे। अब दोनों में पौधा लगाएंगे, तो दोनों में पानी डालेंगे और दोनों को एक ही स्थान पर रखेंगे, एक ही जगह में रखेंगे, जिससे सूर्य का प्रकाश भी एक जैसा मिले, और दोनों में ही पानी डालेंगे। तो कुछ दिनों के बाद पौधों की तुलना करेंगे। तो इसमें हम क्या पाते हैं, जब इस तरह से होता है तो आप देखेंगे कि केवल मिट्टी वाले पौधे में पौधे की वृद्धि दूसरे गमले से कम है। तो ये जो पहला गमला है इसमें बस मिट्टी डाला गया था, और दूसरे गमले में मिट्टी के साथ खाद भी डाला गया था। तो पहले गमले का जो पौधा है वो सही रूप से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे गमले का पौधा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका कारण जानने का हम कोशिश करेंगे। तो इसका कारण क्या हो सकता है, आप सोचिए। तो इसका कारण है कि सूखी गोबर एवं सड़ी हुई पत्तियां पौधे के वृद्धि में सहायक हैं। तो पौधे को वृद्धि सही से कराने के लिए क्या आवश्यक है, खाद या उर्वरक मिट्टी में होना आवश्यक है, तभी पौधे सही से विकास कर सकेंगे। तो क्या है ये खाद और उर्वरक जिससे पौधे सही से बढ़ते हैं। तो मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद या एवं उर्वरक कहते हैं। खाद को मैन्युअर और उर्वरक को फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो खाद और उर्वरक को मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मिट्टी में डाला जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं, खेत खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे में मिट्टी में उपस्थित पोषकों का क्या होता होगा। तो लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। तो क्या होता है कि एक फसल हो गया, फिर दूसरी फसल को लगा दिए। तो इस तरह से क्या होता है, मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों का कमी हो जाता है, और तब किसान क्या करते हैं, उससे तो पौधा बढ़ेगा नहीं जब पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तो वे मिट्टी में खाद और उर्वरक डाल देते हैं। तो इस क्रिया को खाद देना कहते हैं। जब मिट्टी में खाद या उर्वरक डाला जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं खाद देना। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, और खाद और उर्वरक का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और खाद की कमी होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो अब हम विस्तार से खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप भी अपने बगीचे में यदि कोई पौधा लगाइएगा ऐसे ही मिट्टी में, तो वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको खाद डालना होगा। तो खाद के बारे में देखते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधे तथा जंतुओं के अवशिष्ट अपघटन से होता है। तो खाद कैसे बनते हैं, पौधों से या फिर जंतुओं से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी से। जैसे कोई पौधा मर गया तो वो मिट्टी में मिल गया, उससे जो उसके जो पत्ते झड़े वो मिट्टी में मिल गए, और जंतुओं से जो गोबर प्राप्त होता है वे भी उसका जब अपघटन होता है तो
क्या बन जाते हैं? खाद बन जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो मिट्टी में कुछ सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं जो पौधों से और जंतुओं से जो अवशिष्ट पदार्थ मिलता है उसका वे अपघटन करते रहते, उसको तोड़ते रहते हैं। और किसान क्या करता है? एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधे तथा जंतुओं के जो अवशिष्ट होते हैं उसको डालता जाता है और ऊपर से मिट्टी ढकता जाता है। और कुछ दिनों के बाद ये अवशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर खाद में बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? सूक्ष्मजीव होता है और वे पौधों को और गोबर को क्या करते हैं? खाद में बदलने के लिए उसको तोड़ते रहते हैं और अपघटन के बाद वो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो खाद में बदल जाता है। जुताई के समय खाद को मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो जब जुताई होता है उससे पहले ही मिट्टी में क्या रख दिया जाता है? गोबर जो खाद होता है उसको डाल दिया जाता है और जब जुताई होता है तब वो खाद उसमें उसके साथ ही मिट्टी में मिल जाता है और जिससे वो अच्छी तरह से उससे मिल जाता है। जुताई के समय खाद क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। जब मिट्टी हल्का होता है और उसके जो ढेले होते हैं वो टूट जाते हैं मिट्टी के, और उस समय उसमें खाद भी मिल जाता है, जिससे पूरी तरह से मिट्टी में समान रूप से खाद बढ़ जाता है। और यह मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की जो पानी को धारण करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, क्योंकि पौधे के लिए पानी बहुत आवश्यक है। और जब मिट्टी में जल धारण क्षमता होगी तब पौधे अच्छे से बढ़ पाएंगे। यह मिट्टी को भुरभुरा तथा रंध्र युक्त बनाता है। कौन? खाद। इसके कारण गैस का विनिमय आसानी से होता है। तो मिट्टी के अंदर भी गैस उपस्थित रहते हैं जिससे जो पौधों के लिए सहायक होते हैं, तो इसको भी बनाए रखने के लिए खाद का बहुत बड़ा भूमिका है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में काफी वृद्धि होती है और जब हम मिट्टी में खाद डालेंगे तो वहां सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उनका भोजन मिल जाएगा और ये सूक्ष्मजीव पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये खाद को और ज्यादा पौधों के लिए उपयोगी बनाने का काम करते हैं। ये हो गया खाद। अब है उर्वरक, फर्टिलाइजर। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो खाद क्या होता है कि पौधों के जंतुओं का जो अपशिष्ट होता है उससे खाद बनता है, लेकिन जो उर्वरक होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि को खेतों तक आसानी से पहुंचाते हैं। तो खाद में सारे चीज एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। जिस पोषक तत्व की मिट्टी में कमी हो जाती है वो उर्वरक डाला जाता है। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि क्या है? उर्वरक के उदाहरण है। और इनका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद का निर्माण तो किसान स्वयं कर लेते हैं, लेकिन उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं, जिससे यह फसल की जड़ तक आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा फसलों में इसका प्रयोग काफी आसानी से हो जाता है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से जो पौधों की मिट्टी है वो क्षारीय या फिर अम्लीय हो सकती है, क्योंकि ये केमिकल है। जो उर्वरक है फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल है, क्योंकि ये प्रकृति में सहज रूप से तैयार नहीं है, इसलिए इससे मिट्टी का जो क्षारीय गुण है और अम्लीय एसिडिक गुण है वो बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है वो भी समाप्त हो सकती है। और वर्षा के जल के साथ घुलकर ये जो उर्वरक हैं वो पास में स्थित जो जल स्रोत है, जैसे तालाब हुआ, नदी हुआ, कुआं हुआ, वहां चल जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी पानी में घुल जाते हैं और पानी बारिश के पानी के साथ बहकर जल स्रोतों में चल जाएंगे और जल को प्रदूषित भी करेंगे। और प्रदूषित जल का उपयोग
हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि इससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। अतः उर्वरक का जो उपयोग है हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए, और उर्वरक के स्थान पर हमें खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम जैविक तरह से खेती करेंगे तो उससे ना पौधों को नुकसान होगा, ना मिट्टी को नुकसान होगा, और ना हमें नुकसान होगा। लेकिन उर्वरकों का यदि अधिक प्रयोग होगा तो क्या होगा, सारे चीजों में वो केमिकल मिलता जाएगा, पानी में मिलता जाएगा, जो तालाब है कुआं है वहां भी मिल जाएगा, उससे वहां रहने वाले मछलियों में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, और जो पौधों के फल का या फिर सब्जियों का हम उपयोग, साग का उपयोग करेंगे तो उससे हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उर्वरक का उपयोग थोड़ा समझदारी से करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि जो खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधों के जो अवशेष हैं उसके विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में ही हो जाता है। किसान अपने घर के आसपास गड्ढे बनाकर वहीं कर लेते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि खाद में केंचुआ भी होते हैं जो मिट्टी को और ज्यादा हल्का बना देते हैं, वायु उसमें भरने के लिए स्थान दे देते हैं, और साथ ही ह्यूमस भी बनाने का काम करते हैं। उर्वरक में पादक जो पोषक जैसे फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, तो खाद में पादक पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं। उर्वरक का भंडारण, परिवहन और इसका उपयोग काफी आसान होता है, और खाद का भंडारण, परिवहन तथा जो उपयोग है तुलनात्मक थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में देना पड़ता है खेतों में, जबकि उर्वरक को कम मात्रा में दिया जाता है, और ये पानी में घोलकर ले जाया जाता है और स्प्रे कर दिया जाता है, जबकि खाद को गाड़ी के द्वारा ढोकर या बैलगाड़ी के द्वारा ढोकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। उर्वरक मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है और खाद मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है। उर्वरक शीघ्र प्रभाव डालता है, जबकि खाद का जो प्रभाव होता है थोड़ा देर से होता है, लेकिन देर होने से भी दुरुस्त होता है। इसलिए थोड़ा समझदार होकर अधिक से अधिक जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, और उर्वरक के प्रयोग से हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए उर्वरक के प्रयोग से बचना चाहिए। अब है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण क्या है? तो किसी एक खेत में फसलों को अदल बदल कर एकांतरण क्रम में बोना, ठीक है। तो पहले एक फसल बोया गया, उसके बाद दूसरा फसल बदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए जो फलीदार फसलों के बाद झकड़ा जड़ों वाली फसल को, जैसे गेहूं को उगाना ही फसल चक्रण है। जैसे फलीदार पौधे के जड़ में क्या गांठों में पाई जाती है, उसे रूट नोड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो फलीदार फसल होते हैं उसमें जड़ों में गांठ पाई जाती है, जिसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोखकर इसे नाइट्रेट में बदलकर पौधे के द्वारा जो अवशोषण के लायक बना देता है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो फसल चक्रण क्या है? एक बार दाल लगाया गया तो एक बार अनाज लगाया गया, जैसे एक बार दाल कोई लगाया तो उसके बाद गेहूं लगा दिया। तो इस तरह से चक्रण से क्या होता है कि अलग अलग जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। जैसे जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, दलहन होते हैं, उसमें उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठ होते हैं। गांठ मतलब जैसे जड़ हुआ तो थोड़ा ये मोटा हो गया, तो ये जो गांठ है ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको सोख लेते हैं और उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं।
ऐसे तो हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में इतने अधिक मात्रा में है उसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते। उसका उपयोग करने का एकमात्र रास्ता है यही दलहन पौधे। और इसके ये जो नाइट्रेट बन जाता है ये पौधे के द्वारा आसानी से अवशोषण कर लिया जाता है और वो हमारे भोजन के रूप में हमारे पास आ जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इस प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है और ये दलहन के पौधे, जो दाल के पौधे हैं, उसके द्वारा हमारे भोजन तक भी आ जाते हैं और हमें भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए ये फसल चक्रण भी बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मटर एक फलीदार फसल है। देखिए इसकी जो जड़ है उसमें छोटे छोटे गांठ दिख रहे हैं सफेद सफेद, और यहाँ नीचे देखिए फलीदार फसल की जड़ की ग्रंथियां। तो इसमें क्या होता है, ये जो जड़ गांठ है ये नाइट्रोजन को सोखने का काम करते हैं वायुमंडल के, और हमें नाइट्रोजन इसी के द्वारा प्राप्त होता है। तो अधिक उपयोगी कौन है? अभी तो आपने खाद के बारे में भी जाना, उर्वरक के भी बारे में जाना। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में उर्वरक की अपेक्षा जो जैविक खाद है वो अधिक उपयोगी हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस बनाने का काम करते हैं, मिट्टी का जो बैलेंस है उसको भी बना के रखते हैं और मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसलिए खाद अधिक उपयोगी है मिट्टी के लिए। एक क्रियाकलाप करते हैं, तो मूंग तथा चने के बीज लेकर उसे अंकुरित करेंगे। या तो मूंग ले लेंगे या फिर चना, दोनों ही दलहन है, दोनों को लेकर अंकुरित कर लेंगे और इसमें से एक ही आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लेंगे। ठीक है, एक ही साइज का जो अंकुरन होगा उसको छांट लेंगे। अब तीनों ग्लास या 3 पात्र लेंगे और जैसे यहाँ पे ABC 3 पात्र लिए हैं ना, इसमें क्या करेंगे, उन बीजों को रखेंगे। तो ग्लास A में थोड़ा सा मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा गोबर खाद डालेंगे और B ग्लास में समान मात्रा में मिट्टी लेकर थोड़ा सा यूरिया मिलाएंगे और C में केवल कुछ मिट्टी मिलाएंगे। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालेंगे, मतलब A ग्लास में क्या डालेंगे, मिट्टी लेंगे और उसमें गोबर डालेंगे, B में डालेंगे मिट्टी और यूरिया और C में केवल मिट्टी डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें समान मात्रा में पानी डालेंगे और किसी सुरक्षित स्थान में रख देंगे और प्रतिदिन उसको देखते जाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे। 7 से 10 दिनों के बाद उसकी वृद्धि को नोट करेंगे। तो आप उसमें क्या पाएंगे, क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है और किस ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस ग्लास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है। तो इसमें देखिए किसमें है, B ग्लास में सबसे अधिक वृद्धि दिख रही है ना। तो आप क्या पाएंगे, तीनों ग्लास में पौधे की वृद्धि समान नहीं है। एक ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, जिसमें क्या मिलाया गया था, गोबर मिलाया गया था। ग्लास B में पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी है और C ग्लास में पौधों की वृद्धि सबसे कम है। C में क्या था, सिर्फ मिट्टी था, B में यूरिया मिला था और A में खाद मिला हुआ था। तो इस तरह से आप अंतर कर पाएंगे। अब है सिंचाई। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे को भी उचित वृद्धि और विकास के लिए जल आवश्यक है। जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते, पशु पंछी पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से पौधे भी पानी के बिना वृद्धि या विकास नहीं कर सकते। यदि पौधों को पानी ना दिया जाए तो पौधे भी मर जाएंगे। तो विभिन्न अंतरालों पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई है। तो एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इस समय पानी पौधों को दिया जाए, तो यही है सिंचाई। खेतों की सिंचाई करना क्यों आवश्यक है? तो सिंचाई के कुछ फायदे हैं।
जैसे बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो आप अपने घर में ही ले लें कि आप चने के बीज को रख देंगे तो वो क्या होगा, अंकुरित होगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको भिगाएंगे फिर उसमें देखेंगे धीरे धीरे अंकुरन हो रहा है। लेकिन सूखे स्थिति में बीज का अंकुरन नहीं होता, इसलिए सिंचाई आवश्यक है। इसके लिए जल आवश्यक है। किसके लिए? अंकुरन के लिए, क्योंकि पोषक पदार्थ जल में घुलकर ही पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर प्रत्येक भाग में जाता है। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पानी में घुलकर ही बीजों के अलग अलग भागों में जाते हैं, पौधों की जड़ों में जाते हैं, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। जल फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। जल क्या करता है? जो गर्म हवा आता है उसको सहन करने की शक्ति देता है पौधे को। यदि पौधे में सिंचाई की गई हो, पौधे की मिट्टी भींगी हो, तो गर्म हवा यदि आए तो भी पौधा नष्ट नहीं होगा। अतः स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतुओं में पत्तियों की सतहों में भारी मात्रा में जल भाप बनकर उड़ता है। अतः वाष्पन दर अधिक होने के कारण गर्मी के मौसम में सिंचाई अधिक करनी होती है, क्योंकि गर्मी के ऋतु में जल्दी मिट्टी सूख जाती है, इसलिए उसमें नमी देने के लिए जल्दी जल्दी सिंचाई करना पड़ता है। सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं? तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि क्या हैं? जल के स्रोत हैं, जहां से जल प्राप्त होता है। और इन्हीं से सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराया जाता है। तो सिंचाई के कुछ परंपरागत तरीके हैं, उसको हम देखते हैं। सिंचाई के परंपरागत तरीके। परंपरागत मतलब जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वैसे तरीके। तो परंपरागत तरीके से की जाने वाली सिंचाई में जानवर तथा मजदूर इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए और जानवर चाहिए। सिंचाई के परंपरागत तरीके निम्नलिखित हैं, जैसे मोट या फिर घिरनी कहते हैं, या फिर चेन पंप, ढेकली, राहट मतलब उत्तोलक तंत्र। तो देखिए मोट क्या है? ये जो मटका जैसा है वो कुएं में लगा हुआ है, इधर रस्सी बंधी है और उससे मटके से पानी निकालकर खेतों में डाला जा रहा है। और चेन पंप में क्या हो रहा है? इधर चेन जुड़ा हुआ है, इधर चक्का जुड़ा हुआ है और यहाँ से पानी ऊपर से खींचा जा रहा है, नीचे पानी डूब रहा है, यहाँ बाल्टी डूब रही है, फिर ऊपर आकर उलट दी जा रही है। तो ये हो गया चेन पंप। और इसके बाद है ढेकली। तो यहाँ एक मोटा सा लकड़ी लगा रहता है और यहाँ पे स्टैंड जैसा बना रहता है और यहाँ एक पत्थर, भारी पत्थर लगा रहता है। और ये जो बाल्टी है जिससे आसानी से नीचे ऊपर हो जाता है, फिर इस बाल्टी से पानी खींचकर खेतों में डाला जाता है। और राहट क्या है? तो यहाँ से पाइप लगा हुआ है, यहाँ एक खंबा है जिसमें यहाँ पर बैल लगा हुआ है। बैल जैसे ही घूमेगा साथ में ये जो चक्का यहाँ है ये भी घूमेगा और उसके ऊपर बाल्टी लगी है, तो नीचे से पानी उठता जाएगा और बाल्टी जैसे ही घूमेगा उलट उलट कर पानी खेतों में डलता जाएगा। तो ये सारे जो पद्धतियां हैं ये प्राचीन काल से उपयोग किया जाता है हमारे खेतों में। लेकिन कुछ आधुनिक विधियां भी हैं सिंचाई के, जैसे छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। तो जो भूमि समतल नहीं है वैसे जगहों में छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें खेती के विभिन्न भागों में पाइपों के माध्यम से जल को पहुंचाया जाता है एवं पाइपों में जहां आवश्यक हो नए ऊर्ध्व पाइपों से फव्वारे के रूप में पानी निकलता है। मतलब पाइपलाइन लगा दी जाता है और बीच बीच में फव्वारा लगा दिया जाता है, जिससे कम पानी से ही पौधों की सिंचाई हो जाती है। ऊर्ध्व पाइपों में लगे हुए नोजल जल के छिड़काव में मदद करते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ पाइप है और उससे पानी इस तरह से छिड़कते हुए गिरता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है, और यह छिड़काव बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है।
देखिए ये है छिड़काव तंत्र, यहाँ मोटर लगी है, यहाँ पाइप लगा है, ये पाइप से पानी उठ रहा है और देखिए पाइप का यहाँ जाल जैसा बना हुआ है और यहाँ से पाइप नीचे से अलग अलग जगह इस तरह से ब्रांच है और सीधा ऊपर तरफ उठा हुआ है पाइप और यहाँ से फव्वारे के रूप में गिर रहा है। वहां एक नोजल लगा हुआ है और फव्वारे के बारिश के रूप में पानी गिर रहा है। पौधे को लगेगा जैसे बारिश हो रहा है और इससे क्या होता है, कम पानी से ही सिंचाई हो जाती है। और एक विधि है ड्रिप तंत्र। तो इस विधि के अंतर्गत पाइपों से सिंचाई की जाती है और इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। तो जो छिड़काव विधि था उसमें क्या था कि स्प्रे जैसा बारिश के जैसा पानी गिरता था, लेकिन ड्रिप तंत्र में क्या होता है, पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके पानी गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। जो फलदार पौधे हैं, बगीचे हैं, वृक्षों को पानी देने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे जल जो है, पानी है, बिल्कुल नष्ट नहीं होता, बस जितना पानी चाहिए पौधे को उतना मिल जाता है। जैसे ऐसे पानी से सिंचाई करने से बहुत पानी बर्बाद होता है, लेकिन ये जो ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, बूंद बूंद पानी गिरता है, धीरे धीरे मिट्टी भीगता है और जितना पौधे को पानी चाहिए उतना ही होता है, अन्यथा पानी बर्बाद नहीं होता। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। जहाँ पानी की कमी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो ऐसे जगहों में फसल उगाने के लिए ये ड्रिप तंत्र का उपयोग। देखो कुओं में यहाँ मोटर लगा हुआ, ये पानी उठ रहा है और ये पाइप लगी हुई है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, बूंद 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 करके पानी यहाँ पे गिरता जाता है पौधों की जड़ों में। तो ये हो गया सिंचाई की पद्धति। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में खरपतवार से सुरक्षा पढ़ेंगे। तो खरपतवार क्या है और उससे किस तरह से पौधों को सुरक्षित करना आवश्यक है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।